बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ैज़ा रियाज। आज की हमारी टॉप स्टोरी महंगाई 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 और सिर्फ महंगाई। सुबह से शाम तक हम यही सुनते हैं, आटा महंगा, दालें महंगी, चीनी महंगी, सब्जियां महंगी, गोश्त महंगा, अद्वियात की कीमतों में इजाफा। और सियासी जमातें सारा दिन आकर पॉइंट स्कोरिंग करती हैं, मीडिया टॉक्स करती हैं, नोटिस लिए जाते हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटीज बना दी जाती हैं, लेकिन इस महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जाता है। मर्ज का पता है लेकिन इलाज पता ही नहीं है कि इलाज किस तरीके से करना है। अब कुछ सियासी पॉइंट स्कोरिंग की अगर बात करें तो मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपसे शेयर करूंगी कि आटे की जो कीमत बढ़ती जा रही है। 2018 में क्या थी जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत चली गई, तो तब अक्टूबर 2018 में 20 किलो आटे का जो थैला था वो 760 रुपए में दस्तयाब था। जनवरी 2019 में आटे का थैला 765 रुपए में दस्तयाब था, सिर्फ 5 रुपए कीमत का इजाफा। उसके बाद नवंबर, मई, जून, जुलाई कीमतें बढ़ती गई और अब दो रुपए करके आटे की कीमत बढ़ती जा रही है और तकरीबन 78 रुपए किलो आज की तारीख में आटा फरोख्त किया जा रहा है मार्केट में। और अगर चीनी की बात करें तो जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई थी अक्टूबर 2018 में, जो चीनी दस्तयाब थी आवाम को वो थी 55 रुपए किलो में दस्तयाब थी। उसके बाद जनवरी 2019 में इजाफा हुआ, जून 2019 में, जनवरी 2020 में इजाफा हुआ, फरवरी में, मार्च में, जुलाई में, और यूं जो चीनी की कीमत है वो अब आम मार्केट में 100 से 110 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। और जो सस्ते बाजार लगाए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से और कहा यह जा रहा है कि 50 रुपए किलो चीनी वहां पर दस्तयाब होगी, चीनी वहां पर दस्तयाब नहीं है। यह सस्ते बाजारों की सूरत हाल है। जो कंज्यूमर प्राइस कंट्रोल इंडेक्स है जो कि बताता है, एक जो सेट बनाया गया है कि जी एक बजट जो है वो कितना खाने पीने पर खर्च होता है, कितना ज़रूरियात ज़िंदगी में बाकी में इस्तेमाल होता है। तो वो मैं आपको बताऊं कि CPI बास्केट ये कहता है कि तकरीबन पाकिस्तानी औसतन 34.58% खाने पीने की अशिया पे अपना बजट खर्च करते हैं। इसके साथ साथ 26.68% मकान के किराए पे, बिजली के बिलों पे, गैस के बिलों पे, और सिर्फ 3.8% जो है वो तालीम पर खर्च किया जाता है और 2.7% सेहत पर खर्च किया जाता है। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि मैंने निकाले हैं और मैंने आपसे शेयर किए हैं। तो क्या हुकूमतें दोनों, जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई है पंजाब से, उसने क्या कुछ किया है, कहां पर चीजें छोड़कर गई थी, और आज PTI की हुकूमत कितनी महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब हुए हैं, इसी पर बात करेंगे। मैं अपने गेस्ट का तारुफ आपसे करवाती चलूं। स्टूडियोज में हमारे साथ सुहेल अशारी साहब हैं, माहिर मुआशियात है। सर वेलकम टू द प्रोग्राम। सलमान शाह साहब हमारे साथ होंगे, एडवाइजर टू CM है ऑन इकोनॉमी, वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसके अलावा आयशा गोस पाशा जो कि साबिक वजीर खजाना पंजाब है, वो हमारे साथ मौजूद होंगी आज के प्रोग्राम में। मैं गुफ्तगू का आगाज जो है वो सुहेल अशारी साहब जो कि स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है उनसे मैं करती हूँ। सुहेल अशारी साहब, ये जिन फैक्ट्स एंड फिगर्स की मैंने बात की है, आम पब्लिक को इन फैक्ट्स एंड फिगर से कोई लेना देना नहीं है। उसको बस ये पता है कि हमें जरूरियात जिंदगी की जो अशिया है वो हमें सस्ती और दस्तयाब हो, इनकी दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। आखिर आप क्या समझते हैं कि हमारी मुईशत किस कदर डैमेज हो चुकी है ये हुकूमती हेर फेर में और सियासी जो बातें चल रही हैं उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़े अरसे दराज से इकॉनमी जो है पाकिस्तान की कोविड-19 से पहले भी कोई इतनी रोबस्ट तो नहीं थी, मगर इसके इफेक्ट की बात हम बाद में करें, उससे पहले के दौर की हम अगर बात कर लें तो अगर ज़राई मुल्क ये कहलाता है तो फूड शॉर्टेज तो इस मुल्क में किसी सूरत होनी ही नहीं चाहिए। मगर बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान में जब से हम देख रहे हैं एक प्लानिंग का ऐसा फुदगान है, पॉलिसी मेकिंग में ऐसा फुदगान है कि हमें एट टाइम्स ये ही नहीं पता होता कि हमारी कितनी लाख बेल्स जो हैं कॉटन की भी बनेंगी, कितने लाख टन चीनी हमें उगाएंगे और फिर हम गंदम कितनी उगाएंगे। और ये भी एक प्लानिंग का तरीका होता है कि आपको पता होगा कितनी ज़मीन काश्त करनी है, उसका झाड़ कितना होगा, हमारे पास सरप्लस कितना स्टोर्स में रहना चाहिए ताकि कोई भी बहरान की सूरत हो जाए तो हमारे पास एक्सेस पड़ा हो। अब एक्सेस को हम होल्डिंग का नाम भी देना शुरू हो गए हैं। तो हम तो यही अपने जवानी में और बचपन में सुनते आए हैं कि जिसके बड़ोले भरे हुए उसके बेवकूफ़ भी सियाने होते हैं। तो हमारे तो बड़ोले न जाने क्यों ख़राब हो रहे हैं। उसकी वजह ये भी हो रही है कि हम सब्सिडी दे के चीनी एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर चीनी मंगवा लेते हैं, फिर गंदम भेज देते हैं, फिर गंदम मंगवा लेते हैं। तो ये किस किस्म की पॉलिसी मेकिंग है? गो मेरे से बहुत सियाने और अक्लमंद लोग इस्लामाबाद बैठे हुए हैं
मगर इस किस्म की क्या हम कहते हैं जी हमें डॉलर्स की ज़रूरत थी तो इसलिए हमने सस्ती चीनी बेच दी, और ये किस किस्म की डॉलर की परचेज है कि आप वो पूछ लेते हैं, बेच सलमान दें? शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुफ्तगू आपने सुनी लाशारी साहब की, उन्होंने कहा जी लैक ऑफ पॉलिसीज है, आपकी पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि कितनी पैदावार हमें करनी है, कितनी हमारी जरूरत है और कितना हम स्टॉक रख सकते हैं स्टोर में। बात एक्चुअली आप देखें तो ये पॉलिसी का इशू इतना नहीं है जितना ये निज़ाम का इशू है। अच्छा, और उससे पहले मैं ये बात कर दूं कि आपको पता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एक इंटेंसिव केयर यूनिट में गई हुई है जिसको हम IMF कहते हैं जी। और वो IMF का जो प्रोग्राम है वो हमारे मुल्क में एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और डेट क्राइसिस की वजह से है जी। और एक किस्म का दिवालिया जब हो जाता है तो आपको इस किस्म के प्रोग्राम करने पड़ते हैं और उसमें आपके रुपए की जो कीमत है वो तकरीबन जो है 60-70% कम हो चुकी है और उसका मतलब ये है कि हर चीज जो है वो उसको इन्फ्लेशन के पर लगे हुए हैं। इसके साथ साथ हमारा जो निज़ाम है उसमें बेशुमार गलतियां की हैं और कैपेसिटी इश्यूज के अलावा किसी ने कभी इनको रिफॉर्म्स किया ही नहीं है। आपका एग्रीकल्चर सिस्टम जो है कई लोग तो कहते हैं कि शेरशाह सूरी के ज़माने से जो चल रहा है वही अभी तक चल रहा है और उसी किस्म का एक निज़ाम है जो एग्रीकल्चर को मैनेज करता है और दुनिया की सबसे कम प्रोडक्टिविटी पाकिस्तान की यील्ड्स में है एग्रीकल्चर की। हमारी पानी की जो एफिशिएंसी है वो भी सबसे कम है। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी दुरुस्त करने की जरूरत है और उसमें आई थिंक एक तो ये है कि शॉर्ट टर्म में इमीडिएट जो इशू है कि वो आम आदमी को कम से कम आटा और उसके साथ जरूरी जो फूड आइटम्स हैं वो वक्त से मिलने चाहिए। तो वो एक शाह साहब सारे जो मेरे क्वेश्चंस थे मुझे तो ऐसे लग रहा है जितनी मैं तैयारी करके बैठी थी वो सारी चीजें तो आपने हाईलाइट कर दी हैं। आप सिस्टम की बात आपने कर दी, रिफॉर्म्स नहीं है वो भी आपने बता दिया, फिर आपने बता दिया IMF के पास हम चले गए हैं, वो भी कर्ज उतारने हैं, इस वजह से भी महंगाई है। मतलब जितने फैक्टर्स मैंने आपको गिनवाने थे वो तो आपने मुझे गिनवा दिए हैं। तो फिर इलाज की तरफ आ जाते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट में आप बैठे हैं। जी जी, इसका इलाज तो एक नंबर 1 इलाज ये है कि अवाम को कम से कम ग़िज़ा की जो कीमत है उसके लिए बिल्कुल इमीडिएट इंतज़ाम किया जा रहा है ताकि आटे की कीमत जो है पूरे पंजाब में तो 850 रुपए की बोरी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, बल्कि दूसरे सूबों में जो पंजाब से 400-500 रुपये ज़्यादा महंगे हैं उनको भी ठीक करने की ज़रूरत है। तो एक इमीडिएट है कि फ्लड किया जाए। पंजाब के पास वाफिर मिकदार है वीट की, वाफिर मिकदार है वो बिल्कुल इमीडिएटली मार्केट में लाई जा रही है ताकि मार्केट में लाई जा रही है उसको जाया जाए। दूसरी ये है कि जो सहूलत बाजार हैं और यूटिलिटी स्टोर्स में मैक्सिमम सप्लाई दी जाए ताकि कम इनकम वाले लोगों के लिए इमीडिएट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि जो पेरिशेबल आइटम्स हैं उनकी भी इंपोर्ट अब आनी शुरू हो गई है ईरान से, क्योंकि टमाटर की बहुत दफ़ा तबाही हुई है बलूचिस्तान में और सिंध में। अब वो ईरान से और अफगानिस्तान से टमाटर और अनियंस की इंपोर्ट है वो भी चल पड़ी है। ठीक है। फार्मर्स मार्केट्स जो हैं वो पूरे पंजाब में हम फैलाने जा रहे हैं ताकि फार्मर डायरेक्टली बाईपास करे मार्केट्स को, अपनी जो आड़तीस को बाईपास करके सीधा शहरों में जगह बनाई जा रही है जहाँ पे वो अपने ट्रॉले ले हैं अपनी सुजुकी में डाल के ले हैं तो वो डायरेक्टली अवेलेबल हो कंज्यूमर को, ताकि कंज्यूमर को भी फायदा हो और फार्मर को भी फायदा हो। फिलहाल जो सहूलियत जो चीजें आप मुझे गिनवा रहे हैं शाह जी, जो चीजें आप मुझे गिनवा रहे हैं, ठीक है हुकूमत इन पर काम कर रही है, बेहतर बनाने के सिस्टम को कोशिश कर रही है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऑन ग्राउंड की बात करेंगे तो रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे लाशारी साहब सेकंड करेंगे जो चीजें मार्केट में वाफर मिकदार में सीज मौजूद है, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट में ला रहे हैं, ये सारी चीजें शाह जी के पॉइंट्स मैंने नोट किए।
देखिए ये आप 3-4 दिनों में देखेंगे, ये 3-4 दिनों में मार्केट में फ्लडिंग होगी। ऑलरेडी जो पंजाब में उस तरह से जो रनअवे इन्फ्लेशन थी इन फूड आइटम्स की, वो खत्म हो गई है और ये अब फर्दर सप्लाई के लिए जा रहे हैं और अगले 3-4 दिनों में, ज्यादा भी नहीं टाइम लगेगा, 3-4 दिनों में ये सप्लाई आप देखेंगे हर जगह पहुंचेगी। और इसके साथ साथ जो दूसरे काम है वो उसके ऊपर भी काम हो रहा है कि ये निज़ाम जो है, हमारे जो अदारे हैं, हमारी एग्रीकल्चर रिसर्च के अदारे हैं, हमारी सीड कंपनी है, सीड आपको पता है बहुत खराब सीड है पाकिस्तान में उसके ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी। उसके साथ हमारे पास साइंसदान है 1100-1200 जो अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च में काम करते हैं, उनकी आउटपुट कुछ नहीं है, वो मार्केट में नहीं दे रहे। तो ये सारे निज़ाम को अब ठीक करना है और आपको खुशी इस बात की होनी चाहिए कि जो मुश्किल काम है वो भी प्राइम मिनिस्टर ने कह के आपने करने, जितना भी जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनके खिलाफ जाएगी चीज, उसको आप करें और ये चेन जो है, सप्लाई चेन और वैल्यू चेन को बढ़ाएं। और इसमें आप ये तो खान साहब पहले भी, कल भी जब लाहौर में मौजूद थे तो उन्होंने कहा था। लशारी साहब आप क्या कहेंगे जो बातें कही हैं? दरअसल ये है, जो भी सुमान शाह साहब कह रहे हैं वो अपनी जगह पे दुरुस्त होगा, मगर ये मार्केट को फ्लड करने की बात कर रहे हैं तो मार्केट फ्लड क्या हो रहा है कि इंपोर्ट करके आप फ्लड कर रहे हैं। पाकिस्तान के अपने पास टमाटर और अनियन और इस चीज़ों की चीज़ें नहीं हैं। आज मटर मेरी वाइफ बता रही थी और ख़रीदने गई थी तो 300 रुपया किलो एक मटर है जिसके चंद दाने निकलते हैं। अब तो मिडिल क्लास भी घबरा गया है फूड स्टफ़ की महंगाई से, और अगर हम इस पे प्राइड फील कर रहे हैं कि हम ईरान से, अफ़गानिस्तान से चीज़ें मंगा के इस मार्केट को फ्लड करने लगे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इतनी बड़ी खूबी की बात नहीं है। शाह साहब ने बहुत सी चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर एकड़, सीड के ऊपर। देखिए शाह साहब, दरअसल बात ये है कि आप कह रहे हैं कि पॉलिसी का फतगान नहीं है। देखिए सीड के ऊपर हमारे दोस्त काम कर रहे हैं, उनको इजाज़त नहीं मिलती है वो सीड प्रोड्यूस करने की और मार्केट में लाने की, इतनी हिंड्रेंसेस हैं जिसका हिसाब ही नहीं है। इसी तरह हमारा जो पर एक्टर वाटर यूजेज है, आपने भी उस पर बात की है, कोई काम नहीं हुआ। आज से 40 साल पुराना स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो गया है पाकिस्तान के लिए, अभी भी नया। अब तो नया सिस्टम, मिस्ट सिस्टम शुरू हो गया है दुनिया में। तो हमने प्रैक्टिकली, जो एंकर साहिबा भी कह रही थी कि ऑन द ग्राउंड अभी कुछ भी नहीं किया। हाँ करेंगे। एक ज़माने में मुझे याद है जब सिर्फ पीटीवी हुआ करता था तो हम कहते थे कि ये खबरनामा है पीटीवी का कि ये करेंगे, ये होगा। हमें अब एक्शन चाहिए और आवाम को खाने की चीज़ें ईज़िली दस्तयाब हों और सस्ती चाहिए। आप हैरान होंगे कि इस वक्त अपर मिडिल क्लास भी परेशान हो गया है कि फूड स्टफ से वो कैसे अपना गुजारा करेगा। और अगर जो हमें उम्मीदें थी आपसे भी और आपसे ऊपर भी जो लोग बैठे हैं कि ये चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, आपने कहा ये डॉलर को कंट्रोल नहीं करना, इसको फ्री मार्केट में छोड़ दें, IMF ने कह दिया, तो फूड स्टफ को भी छोड़ दें, फिर कंट्रोल किसी चीज़ को भी ना करें फिर। मगर ये कहते हुए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि IMF ने तो नहीं कहा कि आप अपनी प्रोड्यूस अच्छी ना बनाएं, आप क्वालिटी सीड ना बनाएं, आप जो बीज पर हेक्टर ले रहे हैं यील्ड वो ना लें और बेईमानियां करें और हेरा फेरी करें। ये देखिए शुगर में सब्सिडी दी, बाहर चला गया शुगर, फिर दोबारा आ रही है। और फिर कब तक गवर्नमेंट सब्सिडीज टैक्स पेयर के मनी पे देती रहेगी? आप कहते हैं टैक्स नहीं देते हैं, जब टैक्स देते हैं तो आप सारी सब्सिडीज दे के हमारा पैसा जो है वो उधर सब्सिडीज में चला जाता है। बिल्कुल ठीक है। शाह साहब क्या कहेंगे? सीड्स का उन्होंने गिला किया है कि बहुत से दोस्त हैं, लाशारी साहब कहते हैं, जो कि सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन उसमें बहुत सी मुश्किलात हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ताउन नहीं किया जा रहा। देखिए पहली बात तो ये है कि मैंने जो बातें की हैं आपको, पहले मैंने भी आपको यही कहा है कि निज़ाम में बहुत मुश्किलें हैं और बहुत खराबियां हैं और वो रिफॉर्म्स जो आज से 25-30 साल पहले हो जानी चाहिए थी अभी तक नहीं हुई, बल्कि उस वक्त से ही ये निज़ाम जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। दूसरी बात शाह साहब बड़ी माजरत के साथ, शाह साहब बड़ी माजरत के साथ, मुझे एक सेकंड शाह साहब, मुझे एक शेर याद आ गया आपकी इस बात से कि शौक से वलवले तलब कर लें, जो अब तक न किया अब कर लें।
तो जो अब तक नहीं किया वो अब कर लें। तो आप अगर सुनेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि अब हम कर रहे हैं, बट उसका पहला स्टेप ये है कि मार्केट को हम फ्लड कर रहे हैं। आटा जो है अब हम 25,000 टन एवरी डे मार्केट में ला रहे हैं, जो अब हमारे गोदामों में है। उसके साथ साथ इमीडिएटली, आपको भी पता है, सबको पता है, ओवरनाइट प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो सकती, आपको वो इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो आवाम के लिए किया जाएगा। तीसरी बात जो है कि अगली फसल के लिए बेहतरीन सीड मुहैया किया जाएगा और उसका बंदोबस्त किया जाएगा। बात अगले साल पर चलेगी कि अगले जो फसल है उसके लिए बेहतरीन सीड फराहम किया जाएगा। शाहजी, अभी आपने बात की कि 25,000 टन डेली मार्केट में गंदम फराहम की जा रही है। जो बड़ी बात है कि निजाम की जो रिफॉर्म्स हैं उनको बहुत तेजी से किया जा रहा है, और इस वक्त प्राइवेट सेक्टर जो है उसके साथ मिलके हम सीड में भी कर रहे हैं, लाइव स्टॉक में भी कर रहे हैं, ब्रीड्स में भी कर रहे हैं, और तमाम गवर्नमेंट के जो अदारे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको हम पूरी तरीके से एम्पावर भी कर रहे हैं। उनमें सीपैक के जरिए इंटरनेशनल सपोर्ट भी दिलवा रहे हैं। ऑब्वियसली ये सारे काम जो हैं ये एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरे सेक्टर को पटड़ी पे चढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं, और ये अगर हम कामयाब हो गए, अल्लाह ने मदद की, इंशाल्लाह कामयाब होंगे, तो इससे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है हमारे ये इसको डबल करने का टारगेट है कि अगले 1-2 साल में प्रोडक्शन को डबल किया जाए। अगले 1-2 साल में प्रोडक्शन को डबल किया जाए। शाहजी, मैं सिर्फ आपकी हुकूमत के जो 2018, 19 और 20, ये 2018 से आपने हुकूमत संभाली, मैं अगर वो बताऊं तो जो आटे की कीमत है वो गुज़िश्ता सितंबर से इस सितंबर तक तकरीबन 60% महंगी हुई है। चीनी की कीमत में 30% इजाफा हुआ है, दालों की कीमत में 25% हुआ है। इसके अलावा जो गोश्त की बात की उसमें तकरीबन 10% इजाफा हुआ है। ये मैं कंपैरिजन ऑपोजिशन का जो टेन्योर था उससे नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपके 2 सालों के जो कंपैरिजन है मैं वो आपको बता रही हूँ। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपने कहा कि निजाम में रिफॉर्म्स की जरूरत है। इन 2 सालों में कोई एक रिफॉर्म मुझे बताइएगा कि कंट्रोल करने के लिए ये रिफॉर्म लाई गई है। लेकिन सबसे पहली बात तो जो मैंने पहले की है ना, वो ये है कि रुपए की कीमत जो गिरी है वो IMF प्रोग्राम का डायरेक्ट नतीजा है, क्योंकि जब आपके पास डॉलर्स खत्म हो गए थे तो उन्होंने कहा कि आपने उसको मार्केट बेस्ड करना है। ये जो लशारी साहब ने कहा ना कि आपने डॉलर को डिवैल्यू किया, नहीं है, हमने नहीं डिवैल्यू किया है। हमारे पास डॉलर्स है ही नहीं थे, कहीं से आ नहीं सकते थे, किसी ने लैंड नहीं करने थे, और उसके लिए आपको IMF की दवाई लेनी पड़ती है। उससे ये रुपये की कैपेसिटी जो है करीब, जैसे परचेसिंग कैपेसिटी कहते हैं, वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। अब इसका तरीकेकार ये है कि सबसे ज्यादा बेनिफिट फार्मर को जाना चाहिए, मिडल मैन का बीच में से जरा रोल कम करने की जरूरत है। तो फार्मर को हम डायरेक्टली मार्केट्स में लाने की फैसिलिटेशन कर रहे हैं, फार्मर्स मार्केट्स बना रहे हैं, और ये इंशाल्लाह बड़ी तेजी से होगा। शाह साहब, लाशारी साहब का कोई एक सवाल है आपसे, आप डायरेक्ट सर पूछ लें। तो मैं ये कह रहा था सर कि IMF की वजह से बुनियादी तौर पे डॉलर में तो ऑब्वियसली चेंज आया ही आया और एकदम से जंप कर गया, मगर IMF की जो शराइत बेसिक होती हैं वो बिजली और गैस पे होती हैं कि उनकी कीमतें बढ़ाई जाए। मगर फूड स्टफ एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे अपने कंट्रोल में है, उसकी काश्त कितनी करनी है। और देखिए अभी तक आलू की हाइब्रिड सीड, राइस के मतलब के सीड हम अभी तक अप्रूवल नहीं उनकी दे रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मगर एक कंपनी है जो हमारे दोस्त हैं चेंबर के, वो पीछे पीछे भाग रहे हैं हुकूमत के कि जी इजाज़त दी जाए ताकि अगली फसल में वो कर सकें, और उनको इजाज़तें नहीं मिल रही हैं फ्रॉम द फूड मिनिस्ट्री। तो ये जो एक रेपुटेशन इस मुल्क में है कि अपने काम से किसी को ना उल्फत है ना इश्क है, जब अपने काम से ना ब्यूरोक्रेसी को ना किसी और को है, तो मैं नहीं समझता कि सड़क बना लेने से या डैम बना लेने से मुल्क तरक्की कर जाते हैं। इंसान बना लेने से तरक्की करते हैं, तो इंसान हम बना नहीं रहे, और हम ये समझते हैं कि हम ट्रेड डिफिसिट हमने काबू कर लिया है, सरप्लस हो गया,
अवाम को क्या सरप्लस है, अवाम के पास तो टमाटर भी सरप्लस नहीं है। तो अवाम उस तरीके से सोचती है कि उन्हें चीज़ें सस्ती दस्तयाब हों, आम दस्तयाब हों, और जो हमारे मुल्क की प्रोडक्शन है अगर वो भी हम इंपोर्ट करेंगे तो फिर हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा और हम अपने सारे पैसे फूड स्टफ पे ज़ाया कर देंगे, जबकि इस वक्त एक्सपोर्ट करने की हमें ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, एक्सपोर्ट करने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। शाह जी एक मेरा इसके मैं इसका जवाब दूं, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि जब आपका रुपये की वैल्यू गिरती है तो उससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर चीज की बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी सारी जो एनर्जी है वो भी इम्पोर्टेड है। उसके बाद फर्टिलाइजर जो है वो भी इंपोर्टेड गैस होती है, यहाँ इंपोर्ट करना पड़ता है डायरेक्टली। यहाँ अगर लोकल गैस है उसकी अवेलेबिलिटी भी नहीं है। इसके साथ साथ आप बाकी जितनी चीज़ें हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में उसमें बहुत सब्सटेंशियल एलिमेंट होता है जो इम्पोर्टेड होता है। इसके साथ साथ ऑयल सीड्स वगैरह भी वो भी इम्पोर्टेड है, कई सीड्स हैं वो भी इम्पोर्टेड है। तो आई थिंक इसका इम्पैक्ट हर चीज पे होता है, और ये तो लशारी साहब मानेंगे कि रिफॉर्म्स जो हैं वो 40 साल पहले होनी चाहिए थी। आज अब आके जब हम एक IMF के प्रोग्राम के बाद मुसीबत में फंसे हैं, उस वक्त अब हमें बड़ी अर्जेंटली करनी पड़ रही है। और मेन चीज ये है कि हमें सबको मिलके ये करनी है, ये नहीं है कि ये आसानी से हो जाएंगी। इसमें बेशुमार इश्यूज हैं, 18th अमेंडमेंट के इश्यूज हैं, कुछ काम फेडरल गवर्नमेंट के हैं, कुछ नीचे हैं, उनमें भी चेंजेस करनी है, कानून में चेंजेस करनी है। हर कानून जो है वो इतना पुराना और दकियानूसी है कि उसको चेंज करने में भी आपको असेंबलियों से जाके अप्रूव कराने की जरूरत होती है, जो बड़ा लंबा प्रोसेस बन जाता है। सो ये बड़ी आसान बात है कह देना कि ये आप इमीडिएटली कर सकते हैं। ये बिल्कुल आई विश कि हम फौरी तौर पर तो ये सारे काम नहीं हो सकते हैं। सलमान शाह साहब हमारे साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक की तरफ हमने जाना है और अफराते ज़र जो बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है इस पर भी आपको मौक़िफ़ जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक की तरफ हमने जाना है। नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद बोलेंगे और हमें आयशा गुस पाशा साहब जो कि साबिक वजीर खजाना के ओहदे पर फाइज रह चुकी हैं वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, सुहेल अशारी साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बात हम कर रहे हैं इन्फ्लेशन, महंगाई, जिसका आम आवाम पर कितना बुरा असर पड़ रहा है और आम आवाम इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आयशा साहिबा, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि पहले ब्रेक पर जाने से पहले सलमान शाह साहब कह रहे थे कि सिस्टम को इंतहाई खराब कर दिया गया है। वो रिफॉर्म्स जो कि 40 साल पहले कर देनी चाहिए थी, अभी तक वो रिफॉर्म्स नहीं की गई है। हम कैसे महंगाई को कंट्रोल करें, पुराने लोगों से पूछें। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पॉइंट ये है कि सलमान शाह साहब ठीक कह रहे हैं, बहुत सारे हो जाने चाहिए थे रिफॉर्म्स, लेकिन ये जो बात है ना, जब हमने हुकूमत छोड़ी थी तो उस वक्त महंगाई की शरह तो 3.5% थी और फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की अशिया का इन्फ्लेशन तो तकरीबन 1.5-2% था। तो ये पॉइंट ये नहीं है कि अभी बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है ये होना, वरना कैसे किया हुआ था पिछली हुकूमतों ने। अब ये बताएं कि ये 2 सालों में नाकाम हुए उस सिस्टम को ऑपरेट करने। देखिए, इस सिस्टम में खराबियां ये मैं खुद कह रही हूँ, मगर मैं ये कह रही हूँ कि सारा ब्लेम डालना कि सिस्टम ही नहीं एग्जिस्ट करता, ये भी गलत है इनका। क्यों? क्योंकि पिछली हुकूमत ने दिखा के दिया कि ऐसा हो सकता है। 3.5% इन्फ्लेशन पे हमने छोड़ा, फूड इन्फ्लेशन 1.5-2% के, तो हुआ तो था। तो अब ये कहना कि अब इसलिए नहीं हो रहा है कि पिछली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, भाई तो ये तो रीजनेबल फिर बात नहीं निकली ना। ये मेरी गुजारिश आपसे और सलमान साहब से भी कि देखें, जब तक हम ब्लेम करते रहेंगे दूसरों को, जब तक फिर हम अपनी फिर इस्लाह नहीं कर पाएंगे, सिस्टम को इन प्लेस नहीं रख पाएंगे। जो इस्लाहात होने हैं, बिल्कुल कीजिए, लेकिन ये सारा ब्लेम इस्लाहात पे मत डालें, इसलिए कि ऑपरेटिव सिस्टम छोड़ा था जो कि अब ब्रेक डाउन हो गया है। बिल्कुल ठीक है।
मैडम, आपने जो बात की कि 3.5% पर हमने इन्फ्लेशन छोड़ा था, इसहाकदार साहब तो खुद 4% का दावा कर चुके हैं, लेकिन खैर अब तो वो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन आपके दौर में भी प्याज की बात करूं, गैस तकरीबन 100% इजाफा हुआ था 2018 के जब आपने हुकूमत छोड़ी, मैं तब की बात कर रही हूँ। प्याज की कीमत में तकरीबन 131% इजाफा हुआ था। इसके अलावा चीनी की कीमत में 34% इजाफा हुआ आपके भी दौर में था। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए पॉइंट ये, देखिए इंडिविजुअल सीजनैलिटी होती है कभी कभी प्राइसेस में। मैं छोटी सी मिसाल आपको दूं, बकरीद के जमाने में टमाटरें बढ़ जाती हैं प्राइस, क्यों? क्योंकि सबने इस्तेमाल करनी होती है। वो सीजनैलिटी को अगर आप साइड पे निकाल दें, उस सीजनैलिटी को आप मैनेज कैसे करते हैं? आप टाइमली एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आपकी सप्लाई बढ़ने वाली, वो डिमांड बढ़ने वाली है, तो आपके पास अगर पूरी तरह उसकी फराहमी नहीं है, सप्लाई नहीं है, तो आप जल्दी से इंपोर्ट कर लेते हैं, किसी और सूबे से मंगा लेते हैं, कुछ इंतजाम कर लेते हैं। तो ये टेम्पररी फ्लिप्स तो मुझे नजर आ रहे हैं और थे और होंगे। ये तो बिल्कुल जैसे कहना चाहिए, हमने एक जमाने में शुरू किया था कि हम एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट बनाएंगे प्राइसेस पे, जो कि फोरकास्ट किया करेगा और ये चीजों को स्टेबलाइज करेगा। हमने पंजाब में इनिशिएट किया था, बट वो ज्यादा पेशरफ्त उससे नहीं हो पाई। खैर एनीवे, पॉइंट ये है कि टेम्पररी फ्लिप्स और ग्लिप्स तो होंगे। अब ठीक है, टेम्पररी था ये। शाह साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए मेरी एक और बात सुनिए। जी प्लीज। ये हो नहीं सकता कि प्राइस लेवल जो 10 साल पहले था एग्जैक्टली वही प्राइस लेवल 10 साल बाद हो। थोड़ा थोड़ा इंक्रीज तो होगा। इम्पोर्टेंट बात ये क्या उसकी इंक्रीज की लेवल क्या है, यानी किस तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त प्रॉब्लम ये कुछ जरूरत से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। नॉर्मल इंक्रीज तो होना ही होना है। ये थोड़ी है कि वो प्राइसेस की कीमतें, सब चीज आगे बढ़ गई है, पूरी इकोनॉमी आगे बढ़ी, प्राइसेस वही रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। एब्सोल्यूट टर्म्स में इंक्रीज तो होगा। व्हाट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इंक्रीज का रेट कितना है। इंक्रीज का रेट कितना है? ठीक है मैडम, आपका पॉइंट आ गया। सलमान शाह साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आई थिंक आयशा सही कहती हैं कि वो प्राइसेस तो होंगी, एक पैसेज ऑफ टाइम से इंक्रीज करेंगी, लेकिन एक चीज जो पिछली हुकूमत में सर्टनली जाती है वो ये है कि जितने कर्जे लिए गए हैं वो उतने लेने नहीं चाहिए थे। अब जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट खत्म हुई थी, उस वक्त जो आपके कर्जों की रेशियो थी पूरी मजमूई पैदावार की, वो तकरीबन 60% से कम थी। वो बढ़ते 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 अब 100% से ज्यादा हो गई है। और ये एक, अगर 60% पे ही रहती तो आज हमारा बिल्कुल इकोनॉमी में कोई इशू ना होता, ना हमें IMF के पास जाना पड़ता, ना इन्फ्लेशन होती और ना ही ये हमारी इकोनॉमी डिसरप्ट होती। तो एक तो कर्जों पे जो रिलायंस रही है कम से कम पिछले 10 साल में, ये तो इररिफ्यूटेबल है कि ये जरूरत से ज्यादा कर्जे लिए गए। जरूरत से ज्यादा कर्जे लिए गए, मैडम क्या कहेंगी? उसका एक कोई किस्म की एक आती है वेल बीइंग के आपके प्राइसेस जो है वो, क्योंकि आप हर चीज माल बेच सकती हैं मार्केट में और उससे वो प्राइसेस कंट्रोल होती हैं। आप ये सोचते हैं कि 2000 जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो गुजारिश है देखिए मैं बताती हूँ आपको। आप शाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वाकई कर्जे लिए गए थे। वो कर्जे हमने लिए थे डेवलपमेंट करने के लिए। हमने उससे बहुत सारी, देखिए उस वक्त बहरान था एनर्जी का बहुत जबरदस्त, उस वक्त इकोनॉमी बूस्ट देना था, हमने लोड शेडिंग खत्म करनी थी, हमने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए पब्लिक सेक्टर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको आगे बढ़ाना था, ताकि प्राइवेट सेक्टर आए और मुल्क में पैसा लगाए, और हम सक्सेसफुल हुए। यानी हमने कोई 11,000 मेगावाट बिजली ऐड कर दी, हमने रोडों का एक बड़ा नेटवर्क बिछा दिया जो फार्म टू मार्केट रोड हैं, जिससे देही तरक्की में भी बड़ा इजाफा हुआ। तो वो सब किया हमने। अलबत्ता देखिए वो इंक्रीज हुआ कर्जों में, बिल्कुल हुआ, डेवलपमेंट हुई। ये पिछले 2 साल में जो इंक्रीज, हमारे 5 साल से ज्यादा 2 साल में इंक्रीज ये गवर्नमेंट ने कर दिया। सर आपका इस पे कमेंट क्या होगा? ठीक है मैडम, आपका पॉइंट आ गया, टाइम मेरे पास थोड़ा है। सलमान शाह साहब, आपका लास्ट कमेंट क्या होगा इस पर जो आयशा साहब ने गुफ्तगू की? नहीं, आई थिंक ये तो सबको पता है ना, पाकिस्तान एक डेट ट्रैप में फंस गया है। और डेट ट्रैप का मतलब होता है कि आप सूद भी कर्जे लेके सूद भी पे कर रहे हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल चीज होती है और इसको एडजस्ट करने में टाइम भी लगता है। लेकिन आई थिंक अब वक्त आ गया कि हम रिफॉर्म्स करें और बहुत तेजी से रिफॉर्म्स करें, क्योंकि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी दुनिया से बहुत कम है, 1/3 है। इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है
और ये गवर्नमेंट जो है पूरा इसके ऊपर काम कर रही है। इमरान खान साहब ने कहा है कि इसको आप इसी गवर्नमेंट की टेन्योर में ये प्रोडक्टिविटी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लेके आना है। ठीक है सर, जो मैंने आपकी बातों का, दोनों की बातों का कंक्लूजन निकाला है वो ये है कि हमारे सिस्टम को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है तो सिर्फ रिफॉर्म्स की है। मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी, सलमान शाह साहब का भी और आशा घोष पाशा साहिबा का भी। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ हमें जाना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक बार फिर से प्रोग्राम टॉप स्टोरी में खुशामदीद बोलेंगे। सुहेल अशारी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी ब्रेक पर जाने से पहले, सलमान शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और आशा घोष पाशा साहिबा भी थी। दोनों ने कहा रिफॉर्म्स होनी चाहिए हैं, जो टारगेट सेट किए गए किसी भी गवर्नमेंट ने वो अचीव नहीं किए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने दोनों मायनाज इकोनॉमिस्ट हैं हमारे मुल्क की और उनको मैं सूरज की तरह क्या चिराग दिखाऊं। अगर बात ये है कि प्राइवेट सेक्टर ने सारा इस वक्त बोझ उठाया हुआ है, तो मैं प्राइवेट सेक्टर को चूंकि रिप्रेजेंट करता हूँ, तो असल बात ये है कि, और ये सब जानते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड का असल इशू है। और जब तक आपकी सप्लाई लाइन नहीं बढ़ती तो उस वक्त तक जो डिमांड बढ़ रही है पॉपुलेशन की वजह से और इन्फ्लेशन की वजह से, तो उसको आप कैसे केटर करेंगे। तो बात वही है कि आपने हर दौर में हर साल अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, उसकी क्वालिटी बढ़ानी है और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ानी है। अब देखिए, अगर आप दकियान उसी तरीके से ज़राअत को चलाएंगे और अभी भी फ्लड इरिगेशन करेंगे और कोई रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, कोई इंसेंटिव्स नहीं प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट फार्मर को देंगे कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करें। क्या फौरी तौर पर रिफॉर्म्स आनी चाहिए हमारे एग्रीकल्चर के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सीड के ऊपर बहुत जल्दी काम होना चाहिए और फिर ये जो पटवार सिस्टम है इसको डिजिटलाइज करना चाहिए। और सबसे पहली बात ये है कि हर बंदे को सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, फ्रीडम ऑफ डूइंग बिजनेस दें कि वो जो मर्जी काम करे, जैसे मर्जी काम करे और फिर उसे इनपुट लेने की कोशिश करें। देखिए, इन्होंने फ्रीडम दी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को कि जहाँ से मर्जी पैसा लाएं और आप काम करें, वो भी साल के एंड पे खत्म हो जाए। वो भी बड़ा शॉर्ट लिव्ड है और उसमें आपको डिविडेंड बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, कुछ लोगों ने अप्लाई किया है, मगर वो बहुत शॉर्ट होगा और कम होगा। इसी तरह इनको सब इंडस्ट्री के लिए, इवन ऑन द एग्रीकल्चर इनपुट्स, ये छूट देनी चाहिए और कम से कम अपने टेन्योर के लिए देनी चाहिए, ताकि लोग, देखिए अभी भी पॉलिटिकली अनसर्टेनिटी और अनरेस्ट है और इसका कोविड-19 का भी असर है। लोग अभी भी वेट एंड सी के मोड में हैं कि इन्वेस्ट करें कि ना करें, अगला साल कैसे होगा। अभी हम कह रहे हैं जी सर्दियों में कोविड फिर सर उठाएगा, तो लोग अभी भी वेट एंड सी के मोड में है। इसलिए पूरी छूट देनी चाहिए, पूरी फ्रीडम देना चाहिए, पूरी छूट देनी चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए, ताकि जो भी लोग हैं वो जो भी काम करें, ताकि एट द एंड तो प्रोडक्शन जो भी करेगा वो मईशत को और इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।